जो हादसों को सिखाना है वो हाथ से ही सिखाएंगे। क्या यूएस फॉरेन पॉलिसी एक ऐसे जंक्चर पे है, ऐसे समय पर है जहां पर कुछ हादसे उसने अपने साथ कर लिए हैं? लाख समझा रहे थे, नॉट जस्ट कमेंटेटर्स फ्रॉम ग्लोबल साउथ, यानी कि जिसमें भारत भी आता है, नहीं, हम भी समझा रहे थे और वो खुद भी उनके इंटरनल रिपब्लिकन पार्टी, डेमोक्रेट्स, बिजनेस कम्युनिटी सब समझा रहे थे, लेकिन ट्रंप नहीं मान रहे थे। यूएस की ब्रांड इमेज इज इन टॉयलेट। आप कहेंगे सर ये ज्यादा नहीं हो गया? एक्चुअली मेरे शब्द नहीं है, मैं अपना एनालिसिस शुरू करूं इससे पहले मैं बता दूं खुद यूएस के एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं। फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ यूएसए ये कह रहे हैं कि सबसे बड़ा डेंट लगा है यूएसए की ब्रांड इमेज को। ये कह रहे हैं इतना बड़ा स्ट्रेटेजिक ब्लंडर ट्रंप कैसे कर सकते हैं? इंडो पैसिफिक कोर फोकस है और उसमें वाइटल पार्टनर इंडिया को एलिनेट कर दिया। ये कौन सी स्ट्रेटेजी है भाई? कौन सी रूल बुक से लाए हो? ये खुद कह रहे हैं अमेरिकन ब्रांड ग्लोबली इज इन टॉयलेट, ये इनका कहना है। अभी जैसे ही ये एससीओ हुआ है तो इसमें कुछ फोटोज हैं विद पर्पस और स्टेटमेंट्स हैं विद स्टेटस जो कम्युनिकेट कर रहे हैं। जैसे इंडिया ने कहा रशिया आपके साथ हमारी स्ट्रेटेजिक और प्रिविलेज्ड पार्टनरशिप है। ऐसी शी जिनपिंग कह रहे हैं अरे टू मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज शुड स्टैंड टुगेदर। तो कहने का मतलब है जो RIC है वो बहुत तेजी से डेवलप हो रहा है। अब देखिए ट्रंप का ये जो स्ट्रेटजी है इसको कहा जा रहा है कि ये तो निक्सन बनना चाह रहे थे लेकिन रिवर्स पड़ गया है, मतलब ब्लंडर कर दिए हैं, नहीं करना चाहिए था। ये मिस्टर इवान है, कार्नेगी एंडोमेंट, बहुत ही फेमस थिंक टैंक है। ये इसको वेस्टर्न थिंक टैंक कहा जाता है कि वेस्ट का नैरेटिव प्ले करता है। ये खुद देखिए क्या कह रहे हैं कि जो ट्रंप ने किया है ये प्योर सैबोटाज है। मतलब 25 साल की जो मेहनत है इंडिया यूएसए के रिलेशनशिप की वो डाउन द ड्रेन कर दी इन्होंने। मतलब इट्स लाइक कि शूटिंग योरसेल्फ इन द फुट। मतलब अभी मैंने अपना एनालिसिस नहीं शुरू किया है, अभी तो मैं वही तारीफें कर रहा हूं मिस्टर ट्रंप की पॉलिसी की जो ये खुद कर रहे हैं। ठीक है, इनकी अमेरिकन बिजनेस लॉबी का कहना है कि भाई इंडिया हमारे लिए राइजिंग मार्केट है, सप्लाई का सोर्स है। अगर आप चाइना को काउंटर करना चाहते हो तो अल्टरनेटिव कॉस्ट इफेक्टिव सप्लाई चेन चाहिए, तो इंडिया वो है और तुम उसी को अपने से दूर कर रहे हो। उनका कहना है कि अगर इंडिया पर आप टैरिफ लगा रहे हो तो आपने गलती कर दिया है। इट्स लाइक कि जो एंटी वेस्टर्न अल्टरनेटिव बनना है दुनिया में, इकोनॉमिक सिस्टम बनना है, आपने उसमें कैटलिस्ट का काम कर दिया है। तो मतलब कमाल ही कर दिया है, राइट? अब ऐसा लग रहा है कि जो निक्सन ने किया था उसको यूज कर रहे हैं बट रिवर्स हो गया है। अब आप सोचेंगे क्या है ये निक्सन और क्या है ये रिवर्स निक्सन? तो इसमें आती है एक स्टोरी, जरा उस स्टोरी को पहले मैं समझा दूं। निक्सन 1970s की बात कर रहे हैं, यूएस प्रेसिडेंट। उस समय कोल्ड वॉर चल रहा था, एक तरफ यूएसएसआर लीड कर रहा था कम्युनिस्ट ब्लॉक को, दूसरी तरफ यूएसए कैपिटलिस्ट ब्लॉक को। यूएसएसआर के साथ कम्युनिस्ट पार्टनर कौन था? चाइना था। और इस समय दो कम्युनिस्ट नेशन के बीच में बन नहीं रही थी। दो कारण थे उसमें। पहला कारण आइडियोलॉजी। एक्चुअली जब स्टालिन एक्सपायर हो गए तो उनके बाद निकिता क्रुश्चेव ने बागडोर संभाली यूएसएसआर की और उन्होंने रिविजनिज्म की स्ट्रेटजी को अपनाया। इसका मतलब है कि स्टालिन के टाइम पर कुछ यूएसए और उसके साथी देशों के साथ यूएसएसआर की पोजीशनिंग राइवलरी वाली हो गई थी। निकिता ने सोचा कि चलो ऐसा करते हैं, कुछ शांति स्थापित करते हैं। इन लोगों को कंफ्यूजन है कि भाई ये लेनिन और स्टालिन के टाइम पर तो ये ग्लोबल कम्युनिज्म के गोल को लेकर चल रहे थे, जिससे इनको डर था वेस्टर्न नेशंस को कि भाई यहां पर भी कम्युनिज्म आ जाएगा, तो चलो इनके डर को खत्म कर देते हैं और हम कह देते हैं कि हमारा पर्पस ग्लोबल कम्युनिज्म नहीं है। 1950s में ही एक्चुअली ये जो यूएसएसआर और चाइना के बीच में जो गैप है वो उभरने लग गया था। ये वही चाइना था, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, जो एक समय पर यूएसएसआर से सपोर्ट लिया था। स्टालिन ने सपोर्ट किया था माओ जेडोंग को, लेकिन माओ जेडोंग कह रहे थे स्टालिन चले गए और जिसको बागडोर देकर गए अल्टीमेटली वो तो बर्बाद कर रहा है। आप कहेंगे बर्बादी क्या है? माओ का कहना था कि यार तुम तो कम्युनिज्म की आइडियोलॉजी को धोखा दे रहे हो। एक्चुअली सोचो मार्क्स ने क्या कहा था, तुम्हारा गोल है दुनिया भर के वर्कर्स को इमेंसिपेट करना है, गरीब जनता को उद्धार करना है, कम्युनिज्म को फैलाना है, तो यूएसआर तुम कैसे इस सपने को भूल सकते हो? ऐसा माओ का कहना था। तो एक तो आइडियोलॉजिकल फ्रंट पे दोनों में गैप आ रहा था। दूसरा बॉर्डर इश्यूज। अब यूएसएसआर और चाइना के बीच में बॉर्डर को लेकर भी इशू हो गया। अब इससे चाइना को डर था
कि यार बराबर में सोवियत है और सोवियत हमसे ज्यादा ताकतवर है, कहीं हम पर अटैक ना कर दे। चाइना को भी लगने लगा कि मतलब चाइना को लगा हम पर अटैक ना कर दे, सोवियत को लग रहा था यार चाइना, ये देखो 1964, ये तो भाई न्यूक्लियर पावर बन रहा है, और अगर ये न्यूक्लियरली पावरफुल है, कहीं ऐसा ना हो कि हम पर इसका इस्तेमाल कर दे या हमें डराने की कोशिश करे। अब इस गेम को बैठे बैठे देख रहा था यूएसए। रिचर्ड निक्सन बहुत ही फेमसली नोन है, एंटी कम्युनिस्ट थे, राइट, मानते थे कम्युनिज्म ये तो शैतान है, सैटन है, इसको तो खत्म करना ही पड़ेगा। और उस समय के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हेनरी किसिंगर, इन्होंने कहा कि अगर हमें कम्युनिस्ट ब्लॉक को वीक करना है तो अगर इनके बीच में दरार है तो क्यों ना उस दरार को बढ़ाया जाए, चाइना को अलग कराया जाए, क्यों ना चाइना को कैपिटलिस्ट बना दे। तो निक्सन ने कहा चलो ट्राई करते हैं। कैसे ट्राई करेंगे, क्योंकि पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना कम्युनिस्ट है आइडियोलॉजी से, उसका कॉन्स्टिट्यूशन कम्युनिस्ट है, लेकिन दोनों ने संभाला कि यार चाइना में जो गरीबी है बहुत ज्यादा है और चाइना उसका समाधान ढूंढने की कोशिश कर रहा है, और माओ ज़ेडोंग जो ग्लोबल लेवल पर कम्युनिज्म को फैलाना चाह रहे थे, अब उनकी डेथ हो चुकी है। इसके बाद नया लीडर आया है डेंग जियाओपिंग, और डेंग जियाओपिंग मॉडर्न चाइना बनाना चाहता है। डेंग जियाओपिंग फ्लेक्सिबल है, तो अगर कुछ नया करना चाहता है मिलते हैं इससे। तो पता है इसमें इन्होंने क्या करा, इन्होंने कहा कि जरा देखो चाइना के रिश्ते किसके साथ अच्छे चल रहे हैं, पाकिस्तान के साथ, तो चलो पाकिस्तान को इतना दान देते हैं, हम ग्रांट्स देते हैं, कहीं तो काम आए। तो हेनरी किसिंगर एक विजिट करते हैं पाकिस्तान में, और फिर मीडिया के सामने नहीं आते, मीडिया को बता दिया जाता है कि नेशनल सिक्योरिटी ऑफ एडवाइजर जो पाकिस्तान में आए वो बीमार हो गए हैं फिलहाल, इस वजह से वो किससे मिलेंगे नहीं। जबकि एक्चुअली दूसरे प्लेन से सीक्रेटली विद वेरी लेस डिटेल, किसी को ज्यादा पता भी नहीं था क्योंकि ये डिटेल्स बाद में जाके डिक्लासिफाई हुई, वो पहुंचे चाइना और चाइनीज लीडरशिप को कन्विंस करने लग गए कि जो आप चाहते हैं वो हमारे पास है। अपनी इकोनॉमी को मॉडर्नाइज करना चाहते हैं ना, अपनी इकोनॉमी को ओपन कीजिए, यहां पर इन्वेस्टमेंट हम लाएंगे। हेनरी किसिंगर ने कहा अरे हम लाएंगे, आई एम गोइंग टू कोऑर्डिनेट दिस। तो चाइना ने कहा लेकिन तुम वो ताइवान को रियल चाइना मानते हो, वो छोटा सा फॉर्मोसा आइलैंड पर वो कुमिंटांग पार्टी, वो कहती है इस पूरे चाइना पर उसका अधिकार है। हेनरी किसिंगर ने कहा टेंशन क्यों ले रहे हो, हम तो फ्लेक्सिबल है, ताइवान को टाटा कर देंगे। तो वहां पर चाइना ने कहा बस यही चाहते हैं हम चाहते हैं वन चाइना पॉलिसी को अपनाओ, कि जो मेनलैंड चाइना है और ताइवान है ये एक्चुअली एक ही है, ताइवान अलग से देश नहीं है। उन्होंने कहा ठीक है, मैं रिचर्ड निक्सन से जाकर बात करता हूं। वो गए, निक्सन से बात करी, निक्सन ने कहा ठीक है दिस इज द कंडीशन, करते हैं, जरा उनको विजिट पर बुलाओ। फिर उसके बाद इनकी विजिट होती है निक्सन की, और वो हिस्टोरिक विजिट होती है, दुनिया भर की मीडिया कवर करती है, दिस विजिट इज गोइंग टू चेंज ग्लोबल पॉलिटिक्स। यूएस प्रेसिडेंट विजिटिंग चाइना, मतलब फर्स्ट प्रेसिडेंट आफ्टर चाइना वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन कम्युनिस्ट लाइन। खैर, और चीजें बदल जाती हैं क्योंकि अब चाइना इकोनॉमिकली अपने आप को ओपन कर देता है कैपिटलिस्ट इंटरवेंशन के लिए, मतलब इन्वेस्टमेंट के लिए। लेकिन चाइना कहता है हमारा इकोनॉमी अपने हिसाब से चलेगा, ओपन करेंगे, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देंगे, लेकिन चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का इन्वॉल्वमेंट रहेगा। तो यूएसए ने सोचा चलो इतना अच्छा है ना कि कम्युनिस्ट ब्लॉक को वीक कर रहे हैं, वहां से चाइना को अपने फेवर में ला रहे हैं, और धीरे धीरे जैसे ही लोगों के पास पैसा आएगा, प्राइवेट सेक्टर होगा, प्राइवेट यू कैन से एसेट्स डेवलप होंगे, तो पैसा जैसे इंसान के पास आता है फिर चाहिए उसको ताकत, फिर चाहिए उसको अधिकार। तो उन्होंने सोचा इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, चाइना का पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, चाइना बन जाएगा डेमोक्रेसी। चाइना भी अंदर अंदर सोच रहा था हाँ तुम जो सोच रहे हो सोचते रहो, और मुझे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करो, मुझे अपनी फैक्ट्रीज दे दो। और इन्होंने अपनी फैक्ट्रीज वहां पर दी, इन्वेस्टमेंट दी, टेक्नोलॉजी दी, और उसके बाद चाइना का ट्रांसफॉर्मेशन मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे फास्ट ट्रांसफॉर्मेशन है। इतनी तेजी से इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन और किसी ने नहीं किया। ताइवान को करा इन्होंने टाटा, कहा कि हम तुम्हारे साथ तो हैं, लेकिन देखो चाइना हमारी जरूरत है फिलहाल, तो हम उनके साथ रिलेशन रखेंगे। यूएसआर को जब ये पता लगा, उसको लगा यार कम्युनिस्ट ब्लॉक का इतना मजबूत देश हमारे हाथ से जा रहा है, ये तो दुश्मन के साथ जा रहा है, तो चलो फिर साल्ट साइन कर लेते हैं, स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन ट्रीटी। तो कहने का मतलब है अगर दुश्मन के एक साथी को अपने साथ ले लो तो दुश्मन को टेबल पर बैठाया जा सकता है, कहा जा सकता है कि वेपन्स को एक लिमिट से बढ़ाना नहीं, और जिससे कि दोनों के बीच में जो सिक्योरिटी डिलेमा चल रहा था कि मेरे सुरक्षा के लिए खतरा तो नहीं है, उसको कुछ डाउन किया जा सकता है। तो अब ट्रंप कुछ ऐसा ही करना चाह रहे थे क्या? ट्रंप बिल्कुल ऐसा करना चाह रहे थे। ट्रंप ने सोचा शुरुआत में कि यार रशिया और चाइना को मैं अलग करूंगा,
मैं एग्जांपल देता हूं, याद है आपको जब 2016 से 2020 तक ट्रंप राष्ट्रपति थे, उससे ठीक पहले जो कैंपेन थी उसमें कई प्रो पुतिन इन्होंने बयान दिए थे। ऐसा लग रहा था कि अरे ये तो पुतिन के साथ बेहतर रिश्ता रखेंगे। याद करो, इवन ये भी आरोप लगे और जांच भी हुई 2017 तक, जिसका फाइनल कंक्लूजन भी आया था कि इवन पुतिन और रशियन इंटेलिजेंस जो यूनिट होती है GRU, ये उनकी मिलिट्री की इंटेलिजेंस यूनिट है, क्योंकि एक सेपरेट इंटेलिजेंस यूनिट अलग होती है। तो GRU, ये आरोप लगा कि भाई तुमने ट्रंप को जिताने में मदद की है। एक सोशल मीडिया को एक्चुअली डेटा को मैनेज करने वाली कंपनी कैम्ब्रिज एनालिटिका पर भी आरोप लगे थे। तो ये कहा जा रहा था कि पुतिन के फेवर में कुछ बातें बोलेंगे, रिश्तों को बेहतर करेंगे, तो इससे रशिया और चाइना को दूर करेंगे, क्योंकि असली राइवल कौन है? चाइना है। तो वही स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। लेकिन देखो, हमेशा यूएसए अगर दो के बीच में कहीं द्वंद्व दिखेगा, ये पॉसिबिलिटी दिखेगी, हल्का सा क्रैक दिखेगा, तो जो पावर में नीचे है उसको सपोर्ट करेगा, क्योंकि उसी को तो सपोर्ट की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। उस समय वो चाइना था, लेकिन अब यूएसए देख रहा था कि रशिया चाइना की पार्टनरशिप में रशिया जूनियर पार्टनर बन गया है, क्योंकि चाइना इतनी बड़ी इकोनॉमिक प्लस मिलिट्री पावर बन गया है। तो ठीक है, हम रशिया को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि रशिया कुछ तो इनसिक्योरिटी तुम्हारे अंदर भी होगी चाइना के बारे में। तुम अल्टीमेटली आर्कटिक में चाइना इंटरेस्ट रख रहा है और आर्कटिक में तुम अपना वर्चस्व रखना चाहते हो, कुछ तो होगा। खैर, वहां पर इनकी दाल नहीं गली, वहां पर कुछ नहीं हो पाया। इन वाले इलेक्शन से पहले भी अगर आपको ध्यान हो तो ये बयान दे रहे थे कि जैसे ही मैं राष्ट्रपति बनता हूं, मैं पुतिन से बात करूंगा, 24 घंटे के अंदर वॉर खत्म कर दूंगा। अरे पुतिन के साथ सही से बातचीत नहीं करी बाइडेन ने, इन्होंने इंटिमिडेट किया है पुतिन को। दे डोंट नो द डिप्लोमेसी। पुतिन के साथ कोर्डियल मैनर में डील करना चाहिए था। तो यहां पर भी वो प्रो रशिया सेंटिमेंट को शो कर रहे थे और चाइना के अगेंस्ट शो कर रहे थे। याद करो, विन जो उनका पहला टर्म था 2016 से 2020 का, उस समय हम यूएस चाइना ट्रेड वॉर का एक पूरा डायनेमिक समझ रहे थे। क्या चल रहा था यूएस चाइना ट्रेड वॉर, कि अरे तुम पर इंपोर्ट टैक्स बढ़ा देंगे। चाइना कह रहा है बढ़ाकर देखो, दुनिया का सबसे बड़ा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जिसके पास डॉलर है वो हम हैं। इंटरनेशनल मार्केट में इतना डॉलर सप्लाई करेंगे, वो है ना वसीपुर का डायलॉग, इतना डॉलर मारेंगे, इतना डॉलर मारेंगे, इंटरनेशनल मार्केट के भाव गिरा देंगे। तो खैर, उन्होंने कहा कि भाई ये इतना रिस्क भी ले सकता है चाइना, तो चलो मैनेज करते हैं, बैलेंस करते हैं। तो यहां से तो बात बनी नहीं। फिर उन्होंने इंडिया को तो कोशिश करी है कि यार चाइना और इंडिया के बीच में दरार है, अरे इस दरार को बढ़ाओ, सीधा सीधा इंडिया तुम चाइना के खिलाफ खड़े हो जाओ, जस्ट स्टार्ट पोजीशनिंग लाइक यू आर मिलिट्री पार्टनर ऑफ यूएसए, नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ कि तुम डिफेंस एग्रीमेंट कर रहे हो। अरे अलायंस बना लो ना, नेटो लाइक अलायंस बना लो, क्वाड को मिलिट्री अलायंस वाला यू कैन से डायमेंशन दे दो। इन्होंने कहा नहीं नहीं, हम इस बहकावे में नहीं आएंगे, आपकी रणनीति में हम अपनी ग्रोथ को ताक पर नहीं रखेंगे। तो ये जो निक्सन की स्ट्रेटेजी थी उस समय पर जो काम आई थी, ये आपको ही लगता सेम स्क्रिप्ट को ट्रंप बार बार यूज करने की कोशिश कर रहे हैं, कामयाब हो नहीं रहे। एग्जाम्पल देता हूं, मिसकैलकुलेशन है क्योंकि इनकी, और एग्जाम्पल देता हूं। अब टैरिफ के टाइम पर देखिए, इन्होंने धमकी दी चाइना को कि तुम पर तो भाई टैरिफ सबसे ज्यादा बढ़ाएंगे, इंडिया पर 25%, फिर 25% पेनल्टी लगाई, जबकि चाइना को लगातार डिले करते रहे। सिग्नलिंग क्या दे रहे थे? अरे चाइना के साथ हम बातचीत कर लेंगे। वहां पर यह भी कोशिश करी उन्होंने सिग्नलिंग देने की, देखो चाइना जो इंडिया तुम्हारा राइवल है, और देखो हमने इसमें पेनल्टी ऑलरेडी लगा दी है, तुम्हें टाइम दे रहे हैं। तो फिर यहां पर एक गैप खड़ा करने की कोशिश करी गई। तो अब ये इनकी स्ट्रेटजी यहां पर काम कर नहीं रही है। जो अमेरिका फर्स्ट इनका कैंपेन है वो एक्चुअली अमेरिका फर्स्ट भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि उससे इट्स अ स्ट्रेटेजिक ब्लंडर ना। इससे इनका मतलब अल्टीमेटली इनके जो कोर इंटरेस्ट हैं अगर वही हार्म हो जाएंगे, किस बात का अमेरिका फर्स्ट। तो स्ट्रेटेजिक मिसजजमेंट है, तो इनका जो फोकस है वो ऑफ ट्रैक हुआ है। अब मैं जरा एग्जांपल देता हूं कि यहां पर स्ट्रेटेजिक ब्लंडर कैसे निकल रहा है। इंडिया का पावर प्ले क्या है? आपने देखा कि इंडिया स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात करता है, लेकिन यहां पर इंडिया भी अब वही कन्वे कर रहा है कि हमें उन देशों के साथ पार्टनरशिप चाहिए जो हमारे यहां फैक्ट्रियां दें, हमें उन देशों के साथ पार्टनरशिप चाहिए जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर दें। इंडिया इतने टाइम से कन्वे कर रहा था यूएसए को कि भाई हम 5th जनरेशन जैसे फाइटर जेट में जो इंजन वाली टेक्नोलॉजी है उसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के बेसिस पे ज्वाइंट डेवलपमेंट चाहते हैं। एंड यूएसए वाज लाइक कि नहीं नहीं, देखो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर तो नहीं मिलेगा, हाँ हमसे कुछ एयरक्राफ्ट हैं जैसे F-35 ये खरीद लो,
बस इससे ज्यादा तुम नहीं। इंडिया ने कहा कि अच्छा, आजकल यूएसए के खिलाफ यूरोप में कौन वोकल हो रहा है? फ्रांस हो रहा है। फ्रांस अपने डिफेंस में अमंग द नेटो पार्टनर्स, मतलब कॉम्पिटिटिव है कि नहीं है? बिल्कुल है। राफेल हमने फ्रांस से लिए, डसॉल्ट कंपनी। फ्रांस ने कहा कि हम करते हैं ना आपके साथ। हमने कहा ठीक है। तो कहने का मतलब है, यहां पर जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है जो आपको एससीओ में दिख रही है, इसको इस कैनवास के बाहर देखिए, क्योंकि जो चेस बोर्ड है वो ग्लोबल है। एससीओ जो है वो डायनेमिक्स शो कर रहा है कि देखो बहुत चीजें बदलने वाली हैं। कमिंग बैक टू द टॉपिक, मैंने कहा कि कोर प्रिंसिपल हमारा स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है। हमने कहा कि हम दुश्मन नहीं बनाते, हम अपने हित को साधते हैं। तो जो चाइना ने बार्गेनिंग चिप का इस्तेमाल किया था कि अच्छा यूएसएसआर को बैलेंस करना चाहते हो तो हमें क्या चाहिए? गिव अस योर फैक्ट्रीज, गिव अस योर टेक्नोलॉजी। तो ठीक है, फिर वी विल टर्न टू रशिया। अब आपको नहीं लग रहा इंडिया भी वैसा ही कर रहा है? इंडिया कह रहा है कि हाँ, गिव अस फैक्ट्रीज, गिव अस इन्वेस्टमेंट, गिव अस टेक्नोलॉजी, और फिर तुम जो चाइना को काउंटर करना चाहते हो कि चाइना सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है और वो पैक्स सिनेका बनाना चाहता है, दुनिया भर में अपना वर्चस्व चाहता है, ठीक है, फिर हम उस पर जो है काउंटर बैलेंस करेंगे तुम्हारे साथ, क्योंकि हाँ ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसमें हमारा भी इंटरेस्ट इन्वॉल्व है। लेकिन हम कहते हैं कि भाई हमारी सॉवरेनिटी के साथ अगर गड़बड़ हुई, आप कंट्रोल करना चाहेंगे, हमें दबाव से कराएंगे, तो भाई फिर तो आप भी हमारे लिए उतना ही बड़ा खतरा है। तो हमें बताना होगा कि हमारे लिए ऑप्शंस ओपन है। तो यानी कि इकोनॉमिक और मिलिट्री एक्शंस भी हमारे लिए ओपन है। वेस्टर्न इन्फ्लुएंस, इससे ऑलरेडी रशिया, चाइना, इंडिया सभी परेशान चल रहे थे। रशिया और चाइना इस पर क्लियरली बोल रहे थे, इंडिया क्लियरली नहीं बोल रहा था, क्योंकि सैंक्शंस रशिया पर लगे, चाइना पर भी सैंक्शंस का यू कैन से इंडिकेशन दिया गया। तो अब ईरान, नॉर्थ कोरिया, रशिया, इन सबको तो सैंक्शंस की आदत हो गई है। चाइना कह रहा है देखो अभी जो टैरिफ वॉर है वो सैंक्शन के इक्विवेलेंट ही चल रहा है, तो ठीक है भाई हम फिर साथ ही आ जाते हैं, है कि नहीं? तो एक तरीके से इनकी स्ट्रेटजी की वजह से आरआईसी तो और करीब आया ही है, ब्रिक्स प्लस मजबूत हुआ ही है, एससीओ मजबूत हुआ ही है, जो एंटी वेस्टर्न एक पिलर है ग्लोबल पॉलिटिक्स का। साथ साथ में यूएसए की स्ट्रेटजी की वजह से यूएसए ने अपने यूरोपियन पार्टनर्स को भी अपने से एलिनेट कर लिया है, क्योंकि एवरीवन इज थिंकिंग कि भाई यूएसए कुछ भी कर सकता है, ट्रांजैक्शनल है, जिससे सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो सकती है, वहां पर भी जॉब्स का इशू हो सकता है। तो अब जैसे इंडिया फ्रांस, इसके बीच में कोऑपरेशन, $7 बिलियन की डील रिगार्डिंग एएमसीए नेक्स्ट जनरेशन कोर, जो इसकी कोर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है उसका ट्रांसफर, जिससे कि इंडिया खुद भी फ्यूचर में डेवलप कर सकता है और एक्सपोर्ट भी कर सकता है। तो इंडो फ्रेंच कोलैबोरेशन शो कर रहा है स्ट्रेटेजिक ट्रस्ट, जो स्ट्रेटेजिक ट्रस्ट इस समय यूएसए के साथ रिलेशनशिप में मिसिंग लग रहा है। जर्मनी के साथ 25 ईयर्स ओल्ड हमारी पार्टनरशिप, अभी रिसेंट डिफेंस डील, जैसे कंपनी इनकी सिनक्रप मैरीन सिस्टम, ये इंडियन नेवी के लिए 6 सबमरीन्स बिल्ड कर रही है। हमारा प्रोजेक्ट का नाम है 75I, और इसमें भी इंटरेस्टिंग बात है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, जिससे कि हम फ्यूचर में रशिया के जो प्लेटफॉर्म है, जो प्राइमरीली अभी हम सबमरीन्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो हमारा उस पर भी डिपेंडेंस कुछ कम होगा, हम भी अपने आप बिल्ड कर पाएंगे, फ्यूचर में एक्सपोर्ट कर पाएंगे। ऐसी जर्मनी की डेल डिफेंस, इसके साथ भी हमारी डील, जिसकी वजह से हम प्रिसीजन म्यूनिशन, यानी कि ऐसे बॉम्ब्स जो टारगेट को, स्पेसिफिक टारगेट को हिट करते हैं, उस टेक्नोलॉजी का एक्सेस हमें मिलेगा, को डेवलपमेंट होगा। तो अल्टीमेटली डिफेंस सप्लाई चेन में जो इंडिया डिपेंडेंस को कम करना चाहता है, एक्सपोर्ट को बढ़ाना चाहता है, तो उसमें हम यूएसए की जगह यूरोप के जो उसके अदर पार्टनर्स हैं नेटो के, हम उसके साथ अपने रिश्तों को मजबूत कर रहे हैं। साउथ ईस्ट एशिया के देश जैसे कि सिंगापुर, वियतनाम, मलेशिया, इन सब का जो कंसर्न है कि यार चाइना ज्यादा पावरफुल हो गया तो हमें दिक्कत है, तो हम कह रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है ना, हम बैलेंस रखेंगे, क्योंकि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज अबाउट बैलेंस। क्योंकि कभी भी अगर आप कमजोर हैं तो आपका शोषण होगा। आप ये नहीं कह सकते चाइना तुमने गलत करा, नहीं नहीं। याद कीजिए फेमस थिंकर जिनके बारे में मैं थुसाइडिस के बारे में पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशंस ऑप्शनल में पढ़ाता हूं आपको, उनका क्या कहना था कि भाई जियोपॉलिटिक्स ऐसे ही चलती है, स्ट्रांग शैल डू व्हाट दे कैन, ताकतवर हर वो काम करेगा जो वो कर सकता है, और कमजोर का शोषण होगा, कमजोर को दुख झेलना पड़ेगा, क्योंकि वही उसकी नियति है। तो इसका मतलब है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कट थ्रोट कंपटीशन है, ओनली पावर इज रेस्पेक्टेड, नॉट स्माइल्स, नॉट जस्ट फोटोज, समटाइम्स दीज आर जस्ट फॉर सम पर्पस, कुछ सिग्नलिंग के लिए, लेकिन अल्टीमेटली पावर इज व्हाट यू कैन रिलाई ऑन। अब जैसे इन नेशंस के साथ हम पोर्ट पर कुछ एक्सरसाइजेस करते हैं, तो ये क्या है, ये क्या कोई ऐसे ही पोर्ट कॉल्स हैं? नहीं, ये शो करता है इंटर ऑपरेटिबिलिटी, यानी कि हम ट्रस्ट बिल्ड कर रहे हैं।
इकोनॉमिक अंडर करंट देखिए साथ साथ चल रहा है। यूएस डॉलर पर जो इतनी ज्यादा डिपेंडेंस है दुनिया की ट्रेड की, यूएस उसको भी वेपनाइज करता है। तो हमने कहा भाई डी डॉलराइजेशन पर जाना पड़ेगा। चाइना और रशिया के बीच में अगर मैं टोटल ट्रेड की बात करूं, जो सीजीटीएन का डेटा कह रहा है 95% ट्रेड, दैट इज ह्यूज। चाइना रशिया के बीच में डॉलर पे होता ही नहीं है, वो तो अपने रूबल और चाइनीज करेंसी युआन पर चल रहा है। ये तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है भाई, ये तो एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट है। और इसके अलावा बाकी देश इंक्लूडिंग इंडिया, हमने भी करेंसी स्वैप पर शिफ्ट कर लिया है। और जो इनका स्विफ्ट सिस्टम है, इस पर डिपेंडेंस को कम करने के लिए ऑलरेडी चाइना ने अपना सिप्स बना लिया और रशिया ने अपना एसएफपीएस बना लिया। यहां पर आगे मेंशन मिल जाएगा आपको। तो पॉइंट ये है कि वो भी अपने इंटर बैंक जो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शंस हैं उनके लिए उन्होंने अभी अपने सिस्टम बना लिए हैं। तो यहां पर भी डिपेंडेंस हम कम कर रहे हैं। प्लस जो यूएसए ने किया, जैसे फॉर एग्जांपल आपका बैंक है, आपका उसमें अकाउंट में कुछ पैसा है, वन फाइन डे आपको पता लगता है कि आपके बैंक ने आपके पैसे को फ्रीज कर दिया। क्यों कर दिया है? क्योंकि एक्चुअली बैंक का एक दूसरा अकाउंट होल्डर है जो आपसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल है, उसके साथ आपकी दुश्मनी हो गई है। आप कहोगे क्या बकवास बात है ये? भाई हमने तो बैंक पर ट्रस्ट किया था ना, बैंक तुम कैसे ऐसा कर सकते हो? रशिया के साथ बिल्कुल ऐसा ही हो गया है। $300 बिलियन के जो उसके एसेट्स हैं वो फ्रीज कर दिए हैं। जिस समय रशिया को जरूरत है अपनी इकोनॉमी में, रशिया एक्सेस नहीं कर पा रहा है। तो अब रशिया और बाकी देशों को भी सीख मिल गई है कि भाई यूएसए टर्म्स एंड कंडीशंस को कभी भी चेंज कर सकता है। फेयरनेस का कोई मापदंड नहीं है। तो अल्टीमेटली एससीओ का जो कंसोर्टियम है वो भी चाहता है इंटर बैंक कंसोर्टियम बनाए, जिस पर वेस्टर्न इंस्टीट्यूशंस, वेस्टर्न जो बैंक्स हैं, इन पर डिपेंडेंस कम हो जाए। ब्रिक्स पे का सिस्टम, इनका सीआईपीएस, एफपी, एसपीएफएस, इसका सिस्टम, प्लस हमारा अपना यूपीआई, इसका भी एक्सपेंशन हो रहा है। जो स्पेशली ग्लोबल साउथ के नेशंस एक्सेप्ट अगर यूपीआई को कर रहे हैं तो इंडिया और उनके बीच की जो पार्टनरशिप है वो ज्यादा स्ट्रेंथन होगी। फिलीपींस हमारे आधार सिस्टम के बेसिस पर अपने बैंक अकाउंट, अपनी बैंक्स, अपनी जो सर्विसेज हैं गवर्नेंस की, उसको कनेक्ट कर रहा है। तो एक तरीके से जो अभी चल रहा है ग्लोबल लेवल पे, वो एंटी यूएसए, एंटी वेस्ट एक नया सिस्टम बिल्ड हो रहा है। यहां पर जो ट्रंप की नीति है उसके खिलाफ खुद रिपब्लिकन पार्टी, डेमोक्रेट, हर कोई खड़ा हो रहा है, राइट? तो अल्टीमेटली ऐसा लग रहा है कि ट्रंप ने जो किया वो कोई एक साउंड स्ट्रेटेजी नहीं है। मतलब इट्स लाइक अ पर्सनल पिक, मतलब हमने ठान लिया तो हम कर रहे हैं। भाई मैं बिजनेसमैन हूं, बिजनेस में रिस्क लिया जाता है तो ठीक है मैं रिस्क लूंगा, और बड़े रिस्क जो लेता है उससे बड़ा बेनिफिट होता है। ये अमेरिका की नीति चल रही है, बिजनेस चल रहा है। क्योंकि भाई बिजनेस और डिप्लोमेसी, स्टेटक्राफ्ट, ये सेपरेट होते हैं। जब किसी कोर बिजनेसमैन को आप इतने इंपॉर्टेंट पोजीशन पर बैठा देते हैं तो यही होगा जो हो रहा है। जैसे कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वो चाह रहे थे कि एक मेजर उनको स्पेस मिले, उनको नोबेल पीस प्राइज मिल जाए कि देखो उन्होंने जंग रुकवा दी। ऐसा कुछ हो नहीं पाया। तो ऐसा लग रहा है कि इससे भी वो इन्फ्लुएंस्ड है, और ये उनकी जो डिप्लोमेसी, वो डिप्लोमेसी नहीं, वो पर्सनलाइज्ड पॉलिटिक्स है। और निक्सन की नीति को तो वो किसी भी हद तक यूज नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो समय अलग था, आज समय अलग है। उस समय सोवियत और चाइना के बीच में जो फिशर्स थे वो रियल थे, लेकिन अभी रशिया, चाइना, इंडिया के पास साथ आने के कारण ज्यादा हैं, ना कि एक दूसरे से दूर होने के। और ये कोल्ड वॉर वाला टाइम नहीं है कि जहां दुनिया डिवाइडेड है। अब दुनिया मल्टीपोलर है, देश मल्टी अलाइनमेंट लेकर चल रहे हैं। अरे फ्रांस को देखो, वो खुद चाइना के साथ स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप कर रहा है। ईयू में अगर सबसे बड़ा चाइना का कोई सपोर्टर है वो जर्मनी है। तो कहने का मतलब ये है कि भाई अगर कूटनीति की सही समझ नहीं होगी, सारे डायमेंशंस की सही समझ नहीं होगी, तो कई बार मतलब जो आपके आसपास के यस मैन हैं कि हाँ ट्रंप आप ठीक हैं, तो ऐसा ही ब्लंडर कराएंगे जो ब्लंडर अभी हो रहा है। इस पर मुझे याद आता है एक थिंकर है मैकियावेली, जो चाणक्य से इंस्पायर्ड लगते हैं। चाणक्य एंशिएंट टाइम में थे, मैकियावेली मिडीवल और मॉडर्न के जंक्चर पे थे, इटली में हुए। उन्होंने कहा कि अगर आप रूलर है ना, तो अपने आसपास ऐसे एडवाइजर्स को मत रखिए जो आपको फ्लैटर करें। मतलब कि अरे गजब, मतलब क्या कहने हैं, मतलब दुनिया बदल दोगे आप, अमेरिका को गजब बना दोगे आप। यू नीड ट्रू क्रिटिक अराउंड यू। जब तक आप अपने आसपास वो क्रिटिक नहीं रखेंगे, जैसे कि जो ट्रंप के क्रिटिक होते हैं, ट्रंप उन्हीं को दूर कर देते हैं। आपने सुना होगा, निंदक न्यारे राखिए। जो निंदक हैं आपके, उसको करीब रखिए, तब जाकर आप मल्टी डायमेंशनल वे में समझ सकते हैं कि दुनिया क्या चल रही है, आपके देश की हित किस में है, कैसे आप 25 साल की अपनी मेहनत को, इंडिया और यूएसए के बीच के स्ट्रेटेजिक ट्रस्ट को आप डिसरप्ट जो कर रहे हैं, उसका क्या क्या खामियाजा आपको हो सकता है। खैर, तो अब यूएसए को इंडिया का ट्रस्ट अर्न करना पड़ेगा, और इस बार रेड कारपेट नहीं चाहिए, अल्ट्रा रेड कारपेट चाहिए। तो दिस इज व्हाट इज
द सिग्नलिंग इज गोइंग ऑन फ्रॉम इंडिया साइड। अगर सब कुछ हो गया आपको क्लियर, यू कैन मेंशन वाह इन कमेंट्स। आपका जो इंडिपेंडेंट ओपिनियन है प्लीज डू शेयर इन कमेंट्स। आप मेरे साथ यहां पर कनेक्ट हो जाइए, शशांक त्यागी फॉर यू, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम। कोई अपडेट आपका मिस नहीं होगा। रेगुलर जो मेंटरिंग सेशन है मेरे, उसका लिंक भी आपको यहीं पर मिलता रहेगा। SEO's role is increasing and current geopolitical flux led by USA Examine। इस वीडियो में ये कंटेंट आपको मिल गया है, इसकी PDF में यहां पर अपलोड कर दूंगा। अगर आप चाहते हैं आप डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम में जाकर। फिर मिलते हैं, ख्याल रखिए अपना। जय हिंद।